हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसा कि लास्ट टाइम हमने ओम के नियम की व्युत्पत्ति पढ़ी, धारा घनत्व और विद्युत क्षेत्र में हमने एक संबंध भी प्राप्त किया, प्रतिरोधकता का उद्गम किया। ठीक है, और उनकी सहायता से हम ये लास्ट वाले टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिए। आज बच्चों हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। इस पर एक बार बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा हुआ है कि ओम के नियम की सीमाएं लिखिए। ये बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन भी है, बोर्ड एग्जाम में आ चुका है ये। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, ये ध्यान रखना है, लिख लेना है ना, बोर्ड एग्जाम। ठीक है, अब देखो आज हम यहाँ पर ये पढ़ने वाले हैं ओम के नियम की सीमाएं क्या होती हैं। ठीक है, मतलब ओम का जो नियम है वो कहाँ तक जो है वो उसकी सीमा होगी जहाँ तक वो कोई चालक जो है ओम के नियम की पालना कर सकता है। ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, ओम के नियम की सीमा कहेंगे। मतलब जो भी चालक जहाँ तक ओम के नियम की पालना करे, तो है ना, इसका मतलब आप समझ लेना। आपको याद होना चाहिए कि ये ओम के नियम की सीमाएं होती क्या है ना। मैं लिख देता हूँ, जहाँ तक कोई चालक ओम के नियम की पालना करे, ओम के नियम की पालना करें, ओम के नियम की पालना करें जहाँ तक हो। ठीक है, यही ओम के नियम की सीमाएं होती है। अब ओम के नियम की, अब कहाँ तक ये ओम कोई चालक ओम के नियम की पालना कर सकता है, उसके लिए क्या क्या होना चाहिए, है ना। जो 2 या 3 सीमाएं बोर्ड एग्जाम में एक बार पूछी गई थी, तो बस सिंपल सी बात है कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इनके ओम के नियम की सीमाएं। पहली सीमा तो इसके लिए क्या होनी चाहिए कि कोई भी अगर चालक जो है अगर ओम के नियम की पालना कर रहा है, तो उसमें कोई भी चालक पर जो आरोपित विभवांतर है और उसमें प्रवाहित जो विद्युत धारा जो होगी उसका अनुपात सदैव एक नियतांक के बराबर रहना चाहिए। ये पहली इसकी सीमा होगी। मतलब इस एक तरीके इसको ओम का नियम समझ लीजिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि फर्स्ट सीमा क्या होगी कि विभवांतर सिरों चालक के सिरों पर आरोपित विभवांतर विभवांतर एवं चालक में प्रवाहित विद्युत धारा का अनुपात नियतांक होना चाहिए। मतलब देखो, अनुपात नियतांक होना चाहिए, इसलिए इसको आनुपातिकता का नियम भी कहते हैं, या यूँ बोल सकते हैं कि इस आनुपातिकता का जो नियम है उसकी पालना करनी इसको चाहिए। कोई भी चालक जो है अगर उसको ओम के नियम की अगर सीमा की बात करें। सेकंड इसकी सीमा क्या होगी कि अगर हम चालक के सिरों पर आरोपित विभवांतर एवं विद्युत धारा के मध्य कोई वक्र खींचते हैं, तो सदैव वह एक सरल रेखा, मतलब एक सीधी रेखा उसमें प्राप्त होनी चाहिए, कोई टेढ़ी मेढ़ी रेखा प्राप्त नहीं होनी चाहिए। ये भी ओम की नियम की सीमा होगी। तो यहाँ पर आप ये नेक्स्ट सीमा ये लिख सकते हो कि चालक के, ये यहाँ पर ध्यान रखना, ये है ना के है। ठीक है, चालक के, इस जगह भी ये के है। चालक के सिरों पर आरोपित विभवांतर एवं प्रवाहित विद्युत धारा के मध्य खींचा गया वक्र सदैव एक सरल रेखा या सरल रेखीय होना चाहिए। ठीक है, ग्राफ में सदैव एक सीधी सरल रेखा प्राप्त होनी चाहिए, ये ध्यान रखने वाली बात है। ये ओम के नियम की सेकंड सीमा हो जाएगी। ठीक है, ग्राफ में v और i के मध्य हम कोई वक्र खींचते हैं तो ये एक सरल रेखा इसमें होनी ही चाहिए। ठीक है, ये इसकी नेक्स्ट सीमा हो जाएगी।
तीसरी इसकी सीमा जो है वो क्या होनी चाहिए कि जो चालक है उसकी जितनी भी भौतिक अवस्थाएं हैं वो सब भी नियत रहनी चाहिए। चालक की भौतिक अवस्थाएं नियत रहनी चाहिए, तभी वो ओम के नियम की पालना कर सकता है। तो इसका मतलब ये भी इसकी सीमा हो जाएगी, चालक की भौतिक अवस्थाएं नियत रहनी चाहिए। भौतिक अवस्थाओं के बारे में मैंने पहले भी आपको बता दिया है, ठीक है। लंबाई, क्षेत्रफल, आयतन, तापमान, ये सब कैसे रहने चाहिए, नियत रहेंगे, तब ही वो ओम के नियम की पालना कर सकता है, नहीं तो वो नहीं करेगा, ठीक है। अगर इसमें थोड़ा सा भी कोई गड़बड़ हुआ तो उसमें ये सीधी रेखा प्राप्त नहीं होगी, ठीक है। ये थी ओम के नियम की थर्ड सीमा। अब देखो, इन सीमाओं के आधार पर इन चालक को दो भागों में बांट दिया गया, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि सीमाओं के आधार पर, ओम के नियम की सीमा के आधार पर, है ना, ओम के नियम की थ्योरेटिकल टॉपिक है ये, ओम के नियम की सीमाओं के आधार पर चालक दो प्रकार के होते हैं, चालक दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। अब दो प्रकार के कौन से होते हैं, पहला तो होता है ओमीय चालक, और दूसरा जो है वो कौन सा होता है, अनोमीय चालक, ठीक है। एक तो होता है ओमीय चालक और दूसरा कौन सा होता है, अनोमीय चालक होता है। तो पहला आप समझ लीजिए ओमीय चालक को। ओमीय चालक कौन होते हैं, बहुत ही सिंपल से टॉपिक है ये। देखो, ओमीय चालक वे चालक होते हैं जो ओम के नियम की सीमाओं की पालना करते हैं। अब मैंने सीमा लिखवा दिया आपके, ठीक है, पीछे। तो अब उन्हीं सीमाओं का जो पालन करेगा वो तो होगा ओमीय चालक, और जो इन सीमाओं का पालन नहीं करेगा वो अनोमीय चालक होगा। तो हम यहाँ पर ओमीय चालक को परिभाषित कर सकते हैं कि वे चालक जो ओम के नियम की सीमाओं की पालना करें, ओम के नियम की सीमाओं की पालना करें, ठीक है, ओमीय चालक कहलाते हैं। ओमीय चालक कहलाते ओमीय चालक कहलाते हैं। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। ओमीय चालक ये कहलाएंगे। अब ये ओमीय चालक जो होते हैं इसके बारे में आपको मालूम होना चाहिए कि इनमें सदैव जो वक्र होता है उसमें सदैव एक सीधी सरल रेखा ही प्राप्त होगी, ये ध्यान रखने वाली बात है। क्योंकि मैंने ओम के नियम की सीमा में बता दिया है कि ये एक ओमीय चालक है, अगर जिसमें सीधी रेखा है तो वो क्या है, ओमीय चालक है, ये एक ओमीय चालक होगा। ये बात आपको समझ लेनी चाहिए, ठीक है। अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सेकंड, अनोमीय चालक। अब आपको समझ में आ गया होगा अनोमीय चालक कौन होंगे। वे चालक जो ओम के नियम की पालना नहीं करें, ठीक है, अनोमीय चालक कहलाएंगे। अनोमीय चालक कहलाते हैं। क्लियर यहाँ तक बच्चों, ठीक है। जैसे
यहाँ पर हो सकता है इसका उदाहरण अगर आपसे पूछें तो बहुत सारे इसके उदाहरण बनते हैं, जैसे डायोड, कोई भी अर्धचालक, अर्धचालक, ठीक है, ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर, और उच्च तापमान पर कोई बल्ब, उच्च तापमान पर, उच्च तापमान पर कोई बल्ब, ठीक है, आदि। ये सब अनोमीय चालक की तरह व्यवहार करते हैं। तो मैं एक बार इनके ग्राफ से भी इनको समझाऊंगा, ठीक है। डायोड हो, जैसे डायोड की बात करते हैं, आगे हम पढ़ेंगे, पहले एक बार मैं अर्धचालक की बात कर लेता हूँ, ठीक है। या चलिए एक बार डायोड के लिए आप समझ लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि बुक में शायद डायोड का ही एग्जाम्पल दिया हुआ होगा। तो उदाहरण सबसे पहले हम लेते हैं डायोड के लिए। डायोड के लिए अगर हम वक्र बनाते हैं तो ये किस तरीके से अनोमीय चालक की तरह व्यवहार करता है। देखो, जो डायोड होता है, ठीक है, इसमें दो तरीके के इसमें इलेक्ट्रोड होते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि आप डिटेल से पढ़ोगे 16 चैप्टर में, अर्धचालक का ही ये एक विस्तारित रूप है डायोड, और डायोड का विस्तारित रूप होता है ट्रांजिस्टर, ठीक है। अर्धचालक जो है उसका विस्तारित रूप है डायोड, डायोड का विस्तारित रूप है क्या, ट्रांजिस्टर। डायोड को जब कोई बैटरियों की सहायता से जोड़ा जाता है तो उसमें प्रवाहित होने वाली धारा कभी भी उस पर आरोपित विभवांतर के समानुपाती नहीं होती है, ये ध्यान रखने वाली बात है। दो क्रम में हम डायोड को विभवांतर से आरोपित करते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर केवल अभी ग्राफ समझा रहा हूँ, जब अपन 16 चैप्टर पढ़ लेंगे तब आप आसानी से इस ग्राफ को समझ पाओगे, ठीक है। तो एक ग्राफ तो इसमें इस तरीके का होता है और कुछ इसका ये पोर्शन होता है, ये इस तरफ से V होगा, यह ध्यान रखने वाली बात है, और ये होती है क्या, I, ठीक है। इसको बोलते हैं अग्र अभिनति और इसको बोलते हैं पक्ष अभिनति, ठीक है। तो ये आप अभिनति वाला, ये तो यहाँ पर हम समझ नहीं सकते क्योंकि ये इलेक्ट्रिक करंट वाला चैप्टर है। हम अर्धचालक वाला जब चैप्टर पढ़ेंगे 16 चैप्टर 16वां चैप्टर, ठीक है, उसमें हम इस वक्रों को अच्छे से समझ लेंगे वहाँ पर, ठीक है। फिर हम बात करते हैं, चलो एक और मैं ले लेता हूँ, या आप डायोड की बात करो या ट्रांजिस्टर किसी की बात करिए, उन सब के लिए वक्र ऐसा ही प्राप्त होंगे, ठीक है। अब हम सीधे चलते हैं कहाँ पर, एक बल्ब के लिए, ठीक है। उच्च तापमान पर कोई बल्ब जो है किस तरीके से ओमीय चालक की तरह व्यवहार करता हुआ अनोमीय चालक की तरह व्यवहार करना प्रारंभ करता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा उच्च तापमान पर बल्ब, उच्च तापमान पर बल्ब, ठीक है। ये ध्यान देने वाली बात है कि जब तक तापमान नियत रहता है बल्ब का, ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जब तक, क्योंकि मैं यहाँ पर समझाने वाला भी हूँ, आगे मैं अभी समझा दूंगा, साथ में एक बार थ्योरी भी लिख देता हूँ। जब तक बल्ब का बल्ब का तापमान बल्ब का तापमान या धारा, प्रवाहित धारा, बल्ब का तापमान, या मैं यहाँ पर लिखूंगा क्या, या धारा नियत हो, तो बल्ब जो है ये एक ओमीय चालक की तरह व्यवहार करता है। तो बल्ब ओमीय चालक की तरह है व्यवहार करता है, लेकिन बल्ब में प्रवाहित धारा उच्च हो जाती है, तो तापमान भी उच्च हो जाता है, जिससे बल्ब अनोमीय चालक की तरह व्यवहार करता है। ये देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको ध्यानपूर्वक समझना चाहिए।
देखो एक बल्ब, मैंने क्या लिखा देख लीजिए एक बार, आप समझ लीजिएगा इस पॉइंट को, कि जब तक बल्ब का तापमान या कोई इसमें प्रवाहित होने वाली धारा अगर नियत होती है तो बल्ब एक ओमनीय चालक की तरह व्यवहार करता है। लेकिन बल्ब में प्रवाहित धारा अगर उच्च हो जाती है, अगर वो नियत नहीं रही, तो फिर तापमान भी उच्च हो जाता है। देखो इसको समझिएगा, जब हम इसका वक्र बनाते हैं, ठीक है, तो मैं यहाँ पर अभी V को ही ले लेता हूँ और ये इधर I को ले लेता हूँ। देखो जब भी, ये ध्यान देने वाली बात है कि जब भी तापमान नियत रहेगा, तापमान नियत तब तक रह सकता है कोई बल्ब में, हमने स्टार्टिंग में एक बल्ब लिया और बल्ब में हमने उसको ऑन किया, तब तक वो स्टार्टिंग में वो ठंडा रहता है, तब तक वो कुछ समय के लिए ओमनीय चालक की तरह ही व्यवहार करता है। ठीक है, क्योंकि उसमें धारा नियत बनी रहती है और बल्ब का तापमान भी नियत रहता है, सभी भौतिक अवस्थाएं उसमें नियत रहती है। और इस तरीके से उनका जो वक्र खींचते हैं जब आरोपित विभवांतर और धारा के मध्य, तो तब तक इसमें एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। यहाँ पर हम इस जगह तक इसको बोल सकते हैं ओमनीय चालक। मान लो कि ये अपना ए पॉइंट है, यहाँ तक है ना, इसको ओमनीय चालक हम यहाँ पर कह सकते हैं। लेकिन अब बात समझने वाली ये है कि जब धारा का मान उच्च हो जाता है, अब आप जानते हो कि थोड़ी देर बाद में बल्ब जो है वो गर्म हो जाता है, तो वो गर्म इसलिए होता है क्योंकि उसमें धारा का मान, क्योंकि प्रारंभ में धारा का मान अल्प रहता है, धीरे धीरे धारा क्या करती है, बढ़ना स्टार्ट करती है। ठीक है, और जब बढ़ती रहती है तो उसका तापमान परिवर्तित होता है, फिर वो नियत हो जाती है। तो होता क्या है वास्तव में कि जब धारा उच्च हो जाती है तो जो टंगस्टन का जो प्रतिरोध है, ठीक है, वो उच्च होने की वजह से, है ना, और जो टंगस्टन है वो गर्म होना स्टार्ट होता है, जिसकी वजह से बल्ब भी क्या होता है, गर्म होना प्रारंभ कर देता है। ठीक है, तो इसकी वजह से जब वो तापमान बदलता है, तापमान बदलने से क्या हो जाता है कि जो चालक है उसका प्रतिरोध बदल जाता है। हम हालांकि प्रतिरोध की तापमान पर निर्भरता को आगे हम समझने वाले हैं, आगे हम इसका एक टॉपिक लेंगे, जस्ट इसी के आगे होगा। ठीक है, तो प्रतिरोध बदल जाता है। देखो प्रतिरोध कैसे बदलता है, मैं इस पॉइंट को भी एक बार यहाँ पर अच्छे से समझा देता हूँ। जैसे मान लो कि हमने हमने पढ़ा है प्रतिरोधकता का सूत्र M/N/E². ठीक है, हमने इस तरीके का एक सूत्र पढ़ा है लास्ट टाइम। देखिए कोई चालक जो होता है उसमें इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहते हैं, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इस तरीके से टक्कर करते रहते हैं एक दूसरे से, आयनों से, और उन टक्कर के मध्य लगने वाला जो समय होता है उसको हम क्या कहते हैं, विश्रांति काल। और प्रतिरोधकता जो है वो इस विश्रांति काल पर ही निर्भर करती है। टो की ये व्युत्क्रमानुपाती होती है। अगर ये विश्रांति काल अगर कम हो जाए तो आप बताओ क्या होगा, प्रतिरोधकता बढ़ जाएगी, मतलब प्रतिरोध क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। मैं हालांकि मैं इसको और वापस से बताऊंगा, लेकिन इस टॉपिक के लिए भी एक बार मैं यहाँ पर इसको वापस से समझा रहा हूँ। तो होगा क्या, जब तापमान बढ़ता है, जब धारा बढ़ती है तो तापमान बढ़ेगा। अब तापमान बढ़ेगा तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो उस तापमान बढ़ने से क्या करेंगे, ऊष्मा को ग्रहण करेंगे, अवशोषित करेंगे, और ऊष्मा को अवशोषित करने से उनकी जो गतिज ऊर्जा है वो बढ़ जाएगी। और गतिज ऊर्जा बढ़ने से आप जानते हो, है ना, इनकी गति बढ़ेगी, और गति बढ़ने से ये जल्दी जल्दी टक्कर करेंगे, जिससे विश्रांति काल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और प्रतिरोधकता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, प्रतिरोध भी बढ़ जाएगा। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से इन चाल का इस समय जब धारा का मान बढ़ जाएगा, उच्च हो जाएगा, ठीक है, तो प्रतिरोधकता या प्रतिरोध के मान में क्या हो जाती है, अचानक से वृद्धि हो जाती है धारा के मान में बढ़ने से। तो यहाँ पर जब धारा बढ़ेगी अचानक से, तो मैं इस तरीके से इसको, है ना, शो करूँगा। तो इस वाला, ये देखो यहाँ तक सीधी रेखा है तो ये ओमनीय चालक है, लेकिन जैसे मान लो ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, तो ए बी जो भाग है वो अनओमनीय होगा, अनओमनीय की तरह व्यवहार करेगा, ये आपको ध्यान होना चाहिए। और ये ओ ए है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ओ ए जो है वो किसकी तरह व्यवहार करेगा, ओमनीय चालक की तरह व्यवहार करेगा। तो इस तरीके से एक बल्ब जो है कुछ समय के लिए ओमनीय चालक की तरह व्यवहार करता है और फिर बाद में ये अनओमनीय चालक की तरह व्यवहार करता है। तो ये बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस तरीके से बल्ब एक ओमनीय चालक की तरह व किस तरीके से अनओमनीय चालक की तरह व्यवहार कर सकता है, या कैसे ये ओमनीय और अनओमनीय चालक की तरह व्यवहार कर सकता है।
ठीक है, तो इस तरीके का ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है ना। ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं बोर्ड एग्जाम में, ये क्वेश्चन बन सकता है, पूछ सकते हैं। तो इस चीज़ को आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये तो थी बच्चों ओम के नियम की सीमाएं, जिसमें हमने ओमय चालक व अनोमय चालक के लिए हमने इसको पढ़ा। अब हम आगे बढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे कुछ प्रतिरोध के बारे में, है ना। कार्बन प्रतिरोध के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, जिसमें भी बहुत बार इस बार भी बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। कभी कभार एक एक साल को छोड़कर या आगे भी पूछ सकते हैं, कंटिन्यू भी पूछ सकते हैं। नॉर्मल सी ये न्यूमेरिकल इस पर बनते हैं, और इसका नॉलेज तुम्हें होना भी चाहिए कि नेक्स्ट टॉपिक है कार्बन प्रतिरोध। कार्बन प्रतिरोध का आपको अच्छा सा नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, मैं कार्बन प्रतिरोध आपको दिखाऊंगा अभी, ठीक है, साथ में। तो देखिए, अब हम आगे क्या पढ़ने वाले हैं वास्तव में प्रतिरोध। हालांकि प्रतिरोध के बारे में तो मैंने बता दिया है, लेकिन आगे का टॉपिक है कार्बन प्रतिरोध। लेकिन मैं इसको एक स्टेप वाइज आपको समझाता हूँ। सबसे पहले हम प्रतिरोध की बात कर लेते हैं। प्रतिरोध क्या होता है मैंने लिखवा दिया था फिर पहले भी। ठीक है, प्रतिरोध किसे कहते हैं? किसी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा का अवरोध। फिर वापस से हम यहाँ पर इसको नोट कर लेते हैं। किसी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा का अवरोध प्रतिरोध कहलाता है। देखिए, प्रतिरोध कहलाता है। ठीक है, अब ये बच्चों प्रतिरोध जो है वो दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के कौन से होते हैं मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। प्रतिरोध जो है वो कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक होता है तार आबद्ध प्रतिरोध, मैं लिख देता हूँ प्रतिरोध, ये दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं। पहला इसमें जो होता है वो होता है तार आबद्ध प्रतिरोध। तार आबद्ध प्रतिरोध, ठीक है। और दूसरा जो है वो होता है क्या? कार्बन प्रतिरोध। कार्बन प्रतिरोध दूसरा होता है कार्बन प्रतिरोध। हम वास्तव में पढ़ने वाले हैं क्या? कार्बन प्रतिरोध। लेकिन एक बार आपको सबके बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, डायरेक्टली हम कार्बन प्रतिरोध पे नहीं चलेंगे। ठीक है, तो मैं सबसे पहले यहाँ पर बता देता हूँ किसके बारे में? तार आबद्ध प्रतिरोध के बारे में। तो पहला पॉइंट हो जाएगा क्या अपना? तार आबद्ध प्रतिरोध। तार आबद्ध प्रतिरोध। देखिए, तार आबद्ध प्रतिरोध का मतलब क्या होता है इसको समझिएगा। तार आबद्ध प्रतिरोध क्या है? कोई एक सीधा तार है, जैसे मान लो कि ये एक मार्कर है ना, ये पेन दिखाई दे रहा है आपको, इसको आप तार समझ लीजिएगा। ठीक है, तो अगर मैं इसको कोई भी सर्किट में, कोई परिपथ में अगर मैं इसको उपयोग करता हूँ, तो ये उस परिपथ के लिए एक प्रतिरोध की तरह भी व्यवहार करता है, क्योंकि कोई भी चालक जो है एक तार के रूप में होगा। जैसे हमने प्रतिरोध वाला पॉइंट पढ़ा था, जिसमें प्रतिरोध जो है वो तार की लंबाई पर, उसके क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। तो एक तार जो होगा वो एक प्रतिरोध की तरह व्यवहार करता है। अगर कोई भी प्रतिरोध जो है वो तार के रूप में होता है, उसको हम तार आबद्ध प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, यदि कोई प्रतिरोध तार के रूप में हो, तो उससे तार आबद्ध प्रतिरोध कहते हैं। उसे ही क्या कहते हैं? तार आबद्ध प्रतिरोध। तार आबद्ध प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, तार आबद्ध प्रतिरोध की मुख्य विशेषता ये है कि इसकी लंबाई को बढ़ाकर हम इसके प्रतिरोध को बढ़ा सकते हैं। जो ये तार है, ठीक है, अगर मैं इसकी लंबाई को बढ़ाऊं,
ठीक है, तो अपन जानते हैं R समानुपाती L होता है, उसके अनुरूप इसका जो प्रतिरोध है वो बढ़ाया जा सकता है। लेकिन हमें बहुत ज़्यादा प्रतिरोध चाहिए हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रतिरोध चाहिए हो, तो हमें उस तार की लंबाई को बहुत ज़्यादा बढ़ाना होगा। अगर हमें कोई परिपथ बनाना हो, जैसे मुझे एक छोटा सा मोबाइल बनाना है, उस मोबाइल में मुझे कुछ प्रतिरोध चाहिए, उच्च मान का प्रतिरोध चाहिए, तो मुझे क्या करना चाहिए? अगर मैं एक तार आवत प्रतिरोध का उपयोग करता तो मैं क्या करता वास्तव में? मुझे उसकी लंबाई को क्या करना होता? बहुत बढ़ाना होता। तो वो मोबाइल ही क्या हो जाता? फिर बहुत मोटा हो जाता, मतलब वो एक कंप्यूटर बन जाता। क्लियर नहीं आता? तो कहने का मतलब ये है कि आप इसकी बस यही कमी है। कमी क्या है कि आप मतलब तार आवत प्रतिरोध का मान उच्च नहीं हो सकता है, ठीक है। तो कमी क्या है? लेकिन लेकिन ये प्रतिरोध ये प्रतिरोध उच्च मान के नहीं हो सकते। प्रतिरोध, मैं इरेज कर देता हूँ इसको, उच्च मान के नहीं हो सकते हैं। ये बात आपको ध्यान देने वाली है। उच्च मान के ये नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि प्रतिरोध उच्च करने के लिए उच्च करने के लिए तार की लंबाई में वृद्धि करनी होगी। तार की लंबाई में वृद्धि करनी होगी। क्लियर नहीं आता? तो अब हमें जब उच्च प्रतिरोध चाहिए, अब देखो ऐसे प्रतिरोध जो है, इस उदाहरण की बात करें, जैसे मैं उदाहरण की बात करता हूँ, एक नाइक्रोम का प्रतिरोध होता है ना, नाइक्रोम प्रतिरोध होता है, नाइक्रोम तार बोल सकते हैं। नाइक्रोम तार जो होता है वो निकिल व मैग्नीन का बना हुआ होता है, या क्रोमियम, सॉरी, निकिल प्लस क्रोमियम का ये बना हुआ होता है, ठीक है। निकिल प्लस क्रोमियम का बना हुआ होता है। इसमें जो है 80% निकिल होता है, बाकी 20% जो है वो क्या होता है? क्रोमियम होता है। इस तरीके से इनकी मात्रा बनाई जाती है। इनको आप मिश्रित तार बोल सकते हो, ठीक है, मिश्रित प्रतिरोध बोल सकते हो, ठीक है। तो ये मैं इसको लिख देता हूँ, ठीक है, ये एक मिश्रित धातु है, ठीक है। आगे क्योंकि हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं, इसका उपयोग जो है बच्चों लैब में किया जाता है। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? लैब में, प्रयोगशालाओं में इसका उपयोग करते हैं, ठीक है, प्रयोगशाला में हम इसका उपयोग करते हैं। अगर आपने कभी देखा हो कि लैब में मीटर सेतु, ठीक है, अब आगे हम पढ़ने वाले हैं इन सब चीज़ों को, विभव मापी, उनमें कुछ तार लगे हुए होते हैं, वो सब नाइक्रोम के होते हैं। नाइक्रोम के तार हम इसलिए उपयोग करते हैं क्योंकि इनका जो प्रतिरोधकता है वो उच्च होती है, और इनकी प्रतिरोधकता की जो तापमान पर जो निर्भरता है वो बिल्कुल नगण्य होती है। अगर तापमान बढ़ भी जाता है तो इनके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, नगण्य परिवर्तन होता है, कहने का मतलब, ठीक है। इसलिए यहाँ पर ये नाइक्रोम के तार का मुख्यतः उपयोग किया जाता है प्रयोगशालाओं में। अगर हमें उच्च मान के प्रतिरोध की आवश्यकता होगी, उच्च मान के प्रतिरोध की आवश्यकता हो, तो अब हमें कार्बन प्रतिरोध का उपयोग करना चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट लूँगा, क्या? कार्बन प्रतिरोध। अगला अपना पॉइंट होगा क्या? कार्बन प्रतिरोध, ठीक है। ये अपना नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा। अब देखो कार्बन प्रतिरोध क्या होता है, इसके बारे में जानते हैं। कार्बन प्रतिरोध, देखो मैं आपको थोड़ा सा लाइव दिखा देता हूँ। कार्बन प्रतिरोध है मेरे पास में, देखिए। आपने कभी ऐसा कुछ देखा होगा? ये चेक करिए एक बार इस चीज़ को। दिखाई दे रहा है? ऐसे कभी आपने कोई सर्किट में देखा हो? बोलो बेटा, ठीक है। या आपने ऐसा कुछ देखा हो कभी, है ना? आपको शायद क्लियरली नहीं दिखाई दे क्योंकि कैमरे की क्वालिटी सही नहीं है, ठीक है। ऐसा कुछ आपने कभी देखा होगा, ऐसे तार लगे हुए होते हैं, ठीक है, ऐसे कुछ रंगीन रंगीन सी पट्टियाँ होती है, छोटा सा, है ना, कलर्ड पट्टियाँ होती है। थोड़ा सा अगर मैं पास में लेके जाऊँ शायद आपको कुछ दिख जाए इसमें।
देख लीजिएगा, दिख रहा है? नहीं दिख रहा, चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन आप कुछ समझ गए होंगे, है ना, थोड़ा बहुत आपने किसी ने देखा हो इसके बारे में, हालांकि कुछ समझ गए होंगे, ठीक है। तो ये चीज़ क्या होती है, इसी को हम क्या बोलते हैं, कार्बन प्रतिरोध, हम यहाँ पर इसको कहते हैं। कार्बन प्रतिरोध क्या है, कोई तार है, ठीक है ना, किसी तार पर, मैं इसको एक बार परिभाषित कर देता हूँ, किसी तार पर, किसी तार पर बेलनाकार रूप में, बेलनाकार रूप में कार्बन का लेप कर दिया जाए, बेलनाकार रूप में किसका, कार्बन का लेप कर दिया जाता है या कर दिया जाए, तथा उस पर चार रंगीन पट्टियां हो, चार रंगीन पट्टियां हो, तो ऐसे प्रतिरोध को कार्बन प्रतिरोध कहते हैं, कार्बन प्रतिरोध कहते हैं। ऐसे प्रतिरोध को कार्बन प्रतिरोध कहते हैं, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया। क्लियर यहाँ तक? तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि कार्बन प्रतिरोध में क्या होती है, चार रंगीन पट्टियां होती है ना, चार रंगीन पट्टियां इसमें होती है, ठीक है। एक बार फिर भी मैं अगर चेक करवाऊँ, शायद कुछ इसमें नज़र आ जाए आपको। नहीं आ रहा, वाकई में इसके कैमरे की क्वालिटी सही नहीं है ना। ये क्या है, वेब कैमरा है, कंप्यूटर का जो कैमरा होता है, ठीक है। मोबाइल के कैमरे में इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, ठीक है। तो आप चेक, कभी नेट पर सर्च कर लेना कार्बन प्रतिरोध, आपको दिख जाएंगे ये सब, ठीक है। इस तरीके का ये होता है। तो इसमें चार रंगीन पट्टियाँ होती हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम एक तार बना देते हैं। देखो ये किस तरीके का आपको दिखाई देगा, ठीक है। ये कार्बन प्रतिरोध के लिए हम एक तार ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए ये एक अपने पास में तार है, ठीक है। और इस तार पर कुछ कार्बन का बेलनाकार रूप में क्या किया होता है, लेप किया होता है, बेलनाकार रूप में, ये बेलनाकार रूप में इस पर लेप किया हुआ होता है, ठीक है। मैं ब्रश से इसको हटा देता हूँ यहाँ से, अंदर से, ताकि मैं इसको अच्छा सा आपको समझा सकूँ और भी बढ़िया तरीके से, ठीक है। तो ये देखिए, अब आपके पास में मैंने कार्बन प्रतिरोध का एक अच्छा सा डायग्राम बना दिया, ठीक है। अब आपको ये बिल्कुल क्लियर है। देखिए ये मैंने एक तार लिया था और इस तार पर एक बेलनाकार इस तरीके का हमने कार्बन का लेप किया हुआ है, कार्बन, ठीक है, बेलनाकार रूप में। और इस तरीके से इस पर चार रंगीन पट्टियाँ होती, मैंने लिखा है चार रंगीन पट्टियाँ हो, तो ये चार रंगीन पट्टियाँ होती है इस तरीके की, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर स्टार्टिंग में, अब इनका मतलब क्या होता है इन चार रंगीन पट्टियों का, जो प्रारंभ में जो दो रंगीन पट्टियां होती है, ये उस कार्बन प्रतिरोध के सार्थक अंक को दर्शाती है। किसको दर्शाती है, ये सार्थक अंक को, ये किसको दर्शाएगी, सार्थक अंक को। और ये रेड, मतलब ये तीसरी जो पट्टी है ना, कलर कुछ भी हो सकता है यहाँ तक तीनों में, ठीक है। ये जो तीसरी जो पट्टी है, ये दर्शाती है किसके, गुणांक को, दशमलव गुणांक को दर्शाती है, दशमलव गुणांक को ये दर्शाती है, ये ध्यान रखना है। और चौथी जो पट्टी है, ये दर्शाती है किसको, सह्यता को, सह्यता, या फिर इसको बोलते हैं क्या, शुद्धता को, शुद्धता को ये दर्शाती है। तो ये चार रंगीन पट्टियां होती है, ठीक है। तो
मैं यहाँ पर लिख देता हूँ पॉइंट वाइज ताकि आपको मालूम रहे, या आप लिख लेना इस चीज़ को, या मैं लिख ही देता हूँ कि पहला पॉइंट क्या होगा, प्रारंभ की दो रंगीन पट्टियाँ, सही है, ठीक है। प्रारंभ की दो रंगीन पट्टियाँ प्रतिरोध के सार्थक अंक को दर्शाएगी, प्रतिरोध के सार्थक अंक को दर्शाती है। क्लियर। नेक्स्ट जो पॉइंट है इसका, तीसरी पट्टी गुणांक को दर्शाती है, और तीसरा पॉइंट है चौथी पट्टी प्रतिरोध की शुद्धता को दर्शाती है। ये बातें क्लियर होगी। मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल कोई R आपको बहुत ही उच्च मान का प्रतिरोध चाहिए था, और उसका मान था ऐसा कुछ 24 × 10⁵ ठीक है, फिर प्लस माइनस कुछ ऐसा लिखा था, ऐसा ओम, ये लिख दिया गया। ये एक प्रतिरोध है कार्बन प्रतिरोध का, इसी तरीके के कुछ मान होते हैं। तो ये जो दो अंक है, ठीक है, यही होते हैं क्या, इस प्रतिरोध के सार्थक अंक। इनटू में जो ये आ रहा है इसको बोलते हैं दशमलव गुणांक, फिर प्लस माइनस ये 5%, 10%, 20%, इस तरीके से कुछ यहाँ पर लिखा हुआ होता है, इसको हम बोलते हैं इसकी शुद्धता। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे कि यहाँ पर इसकी एक सूत्र होता है, इसकी एक टेबल होती है, उसके बारे में हम इसको जानेंगे, ठीक है, किस तरीके से हम कार्बन प्रतिरोध जो है उसका मान ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। ये पॉइंट आपको नोट कर। अब देखिए बच्चों, आगे हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं कि किस तरीके से कार्बन प्रतिरोध जो है उसका मान जो है हम ज्ञात कर सकते हैं। देखिए इसमें ये वाले जो रंग हैं, ठीक है, इसमें पाए जा सकते हैं, ठीक है। इनके अलावा दो रंग और मिलेंगे जो भी मैं यहाँ पर आपको लिखकर बता दूंगा आगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर जैसे यहाँ पर चार रंग होते हैं। ये वाला जो तीसरा वाला जो होता है ना यहाँ पर, ठीक है, इसमें या तो ये रंगहीन होगा, या फिर ये सुनहरा होगा, या फिर चांदी के रूप का ये होगा, है ना, गोल्ड या फिर सिल्वर, ठीक है, इस रूप में ये पाए जाते हैं। लेकिन इनमें यहाँ पर सब कोई भी कलर यहाँ पर हो सकता है, ये बात ध्यान आपको देने वाली है। तो इन कलर के हिसाब से ही, इन कलर के क्रम के अनुसार ही हम कार्बन प्रतिरोध का मान ज्ञात कर सकते हैं। ये ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। इसके लिए एक ट्रिक होती है, ठीक है, एक सूत्र होता है जो आपको मालूम होना चाहिए, ये आप याद रख लेना। और वो क्या होता है मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ट्रिक इसकी क्या है, ट्रिक इसकी है बी बी रॉय, आगे लिख रहा हूँ यहाँ पर, बी रॉय ग्रेट ब्रिटेन, बी रॉय ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ, यहाँ लिख देता हूँ आगे गुड वाइफ, ठीक है। ये क्रम आपको ध्यान रखना है। ये एक जो स्टेटमेंट है या कोई ट्रिक आप जो है अपने लिए, इसका आपको ध्यान रखना है, इसी क्रम में आपको इसको अरेंज करना है, ये ध्यान रखना है। जो पहला देखिए, अब ये जो बी है, इस पहला जो बी है इसका मतलब होता है बच्चों ब्लैक। पहला जो बी है उसका मतलब क्या होता है, ब्लैक। देखो स्टेटमेंट को बार बार में एक बार, है ना, याद रख लेना। बी रॉय ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ, ठीक है। सो बी
बी का मतलब है यहाँ पर पहला जो बी है वो तो क्या होता है बच्चों, ब्लैक। सेकंड वाला जो बी है उसका मतलब है ब्राउन। फिर आर आता है, इसका मतलब है रेड। फिर आता है ओ, उसका मतलब है ऑरेंज। फिर है वाई, वाई का मतलब है क्या, येलो। ठीक है, फिर आता है क्या, जी। ठीक है, ग्रेट है ना, ग्रेट। ठीक है, इसका मतलब है क्या, ग्रीन। फिर आता है ब्रिटेन, ये ध्यान रखना, यहाँ आर आ गया, इसका आर तो पहले ही हमने यूज कर लिया, तो ये पूरा वर्ड यूज करेंगे, है ना। ग्रेट, ग्रेट का मतलब है यहाँ पर ग्रीन। फिर है ब्रिटेन, ब्रिटेन का मतलब है यहाँ पर क्या, ब्लू। फिर हैज को छोड़िए यहाँ पर, फिर लिखिए वी, वेरी। ठीक है, वेरी मतलब यहाँ पर वी मतलब वायलेट। फिर गुड, गुड का मतलब है यहाँ पर ग्रे। ठीक है, फिर है वाइफ, और वाइफ का मतलब है यहाँ पर वाइट। ये आपको क्रम में ध्यान रखना है। क्लियर नहीं आता? सार्थक अंक हम इसके लिए कैसे लिखते हैं? देखिए, सार्थक अंक आप कुछ नहीं करिए, सार्थक अंक आपको क्या करना है, यहाँ लिखिए क्या, जीरो। क्या लिख दो, जीरो। जीरो के बाद में आप अपनी जो काउंटिंग गिनती जो है वो स्टार्ट कर दो। जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ठीक है, ये इसका क्या होता है, सार्थक अंक होता है। क्लियर बच्चों यहाँ तक? गुणांक की हम बात करते हैं। गुणांक का भी क्या होता है कि ये होता है 10 लिखो, फिर ऊपर इधर क्या आ रहा है, जीरो, तो जीरो लिखो, और 10 की पावर 0 का मतलब होता है क्या, 1। फिर इधर क्या है 1, तो 10 की पावर 1। इधर क्या है 10 की पावर क्या हो जाएगा, 2। बस ये गुणांक है, बहुत ही सिंपल है, याद रखना ये कि ये क्या हो जाएगा, 10 की पावर 3। फिर हो जाएगा क्या, 10 की पावर 4। ठीक है, फिर होगा 10 की पावर 5। फिर होगा 10 की पावर 6। फिर नेक्स्ट 10 की पावर 7। फिर 10 की पावर 8, और फिर है 10 की पावर 9। क्लियर यहाँ तक? यहाँ पर और भी पट्टी हो सकती है, मैं पहले बोल रहा हूँ, इन कलर के अलावा, इन ये जो 10 कलर है इनके अलावा यहाँ पर और भी पट्टियाँ हो सकती है। कौन सी हो सकती है? सुनहरे रंग की हो सकती है, और चांदी के कलर की हो सकती है। संहिता में हम एक कलर उपयोग करते हैं, और वो होता है क्या, सुनहरा। सुनहरा, सुनहरा के लिए जो संहिता होती है वो होती है 5%। यहाँ पर मैंने आपको अभी एग्जाम्पल समझाया था। ठीक है, मैं अभी आपको कुछ न्यूमेरिकल से इसको क्लियर करवा दूंगा। ठीक है, तो ये, ठीक है, पट्टियाँ जो है इस तरीके की आपको प्राप्त होगी। ठीक है, जिसमें चौथी पट्टी है वो सुनहरे रंग की हो सकती है, जो कि शुद्धता को दर्शाती है, या फिर चांदी कलर की हो सकती है, जिसकी होती है 10%, या फिर वर्णहीन हो सकती है, मतलब रंगहीन हो सकती है, जिसके लिए हम कहते हैं क्या, 20%। इनके लिए भी गुणांक होते हैं, सुनहरा चांदी के लिए भी गुणांक होंगे। ठीक है, इसके लिए जो गुणांक होता है वो होता है 10 की घात -1। ठीक है, गुणांक, इसका जो गुणांक है, ठीक है, वो क्या होता है, 10 की घात -1। और इसका जो गुणांक है वो होता है 10 की घात -2। शुद्धता होती है 5% और 10%। ये आपको ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है, या आप यहाँ पर सुनहरा चांदी लिखकर यहाँ पर ये लिख सकते हो 10 की घात -1 और 10 की घात- मैं यहाँ पर, चलो मैं लिख देता हूँ। ठीक है, गोल्ड। ठीक है, गोल्ड के लिए होगा 10 की घात-1। ठीक है, और ये होगा क्या, सिल्वर। ठीक है, सिल्वर के लिए होगा 10 की घात-2। ये आपको बच्चों ध्यान रखना है, कोई भी पट्टी आ जाए तब। ठीक है, इसके लिए कोई सार्थक अंक नहीं होता। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसके कुछ एग्जाम्पल से हम इसको समझेंगे। क्लियर यहाँ तक? तो मैं क्या करता हूँ, एक बार यहाँ पर, है ना, यहीं पर कुछ इसी एग्जाम्पल, देखो ये जो सामने आपको दिखाई दे रहा है, आप इसी को एग्जाम्पल समझ लीजिएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये अपना अब क्या बन गया है, एग्जाम्पल। ठीक है, मुझे इसका प्रतिरोध निकालना है, इसका प्रतिरोध मुझे निकालना है। मुझे इस रंग, ये वाली जो पट्टी है, मुझे इसका कलर चेंज करना होगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर मैं इसको वाइट कर देता हूँ, क्योंकि ऐसा कोई कलर है नहीं, पिंक कलर का है नहीं, ये पिंक कलर है। ठीक है, तो मैं इसको क्या कर देता हूँ, वाइट कर देता हूँ इस तरीके से। ये मैंने इसको वाइट कर दिया। क्लियर? ये लीजिए,
आपको समझ में आ जाएगा। बहुत अच्छा। चलिए अब हम इसके लिए प्रतिरोध ज्ञात करते हैं। तो बच्चों इसका प्रतिरोध आप बता सकते हो कि इसका आर क्या होगा। इसका आर होगा, देखिए पहले कलर के दो स्टार्टिंग की पट्टियां किसको दर्शाती है, सार्थक अंक को ये दर्शाती है। तो पहली जो पट्टी है वो क्या आ रही है बच्चों, नीले रंग की। और नीले पर चलिए, नीला, नीले के लिए बच्चों सार्थक अंक क्या लिखा हुआ है, 6। तो आप लिखोगे यहाँ पर 6, बहुत ही सिंपल सा है। फिर दूसरी पट्टी क्या है, वाइट, वाइट के लिए क्या लिखा हुआ है, 9। तो आप लिखोगे क्या, 9, ये लिख दिया। फिर आप लिख सकते हो इनटू। फिर क्या आ रहा है, लाल रंग, ठीक है। लाल वर्ण के लिए, लाल ये रहा, ठीक है। लाल वर्ण के लिए गुणांक, तीसरी पट्टी किसको दर्शाती है, गुणांक को, ठीक है। लाल वर्ण के लिए गुणांक क्या है, 10 की घात 2। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 10 की घात 2। फिर प्लस माइनस, फिर ये आ रही है गोल्ड कलर की, ठीक है। गोल्ड कलर के लिए कितना है, 5%, प्लस माइनस 5% ओम। ये बच्चों इसका आंसर हो गया। ऐसे न्यूमेरिकल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, या तो ऐसा डायग्राम दे देते हैं, या फिर ये प्रतिरोध का मान दे दिया। जैसे मैंने एक और एग्जाम्पल यहाँ पर ले लेता हूँ, एक नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लेता हूँ, और एग्जाम्पल नंबर 2। आपको कहा जाए कि क्रम कुछ इस तरीके से आपको दिया गया और कहा कि भाई इसका प्रतिरोध बताओ। मैंने एक क्रम दिया, हरा, पहला क्रम दिया, मैंने कहा कि ऐसा कुछ क्रम है हरा, ठीक है। फिर कहा पीला, फिर कहा नीला, और फिर कहा मैंने चांदी। ऐसे कोई क्रम दे दिया, ठीक है। और कहा कि भाई प्रतिरोध बताओ, ऐसा कोई क्रम है, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है, R इक्वल हरा, हरा जो है उसके लिए क्या आ रहा है बच्चों, 5, ठीक है। पीला, पीले के लिए क्या है बच्चों, 4। फिर आप लिखोगे इनटू, ठीक है। फिर क्या है, नीला, नीला जो है उसके लिए सार्थक गुणांक क्या है, 10 की घात 6, लिखो 10 की घात 6, प्लस माइनस चांदी, चांदी के लिए शुद्धता कितनी है, 10% ओम। ये हो गया बच्चों इसका आंसर। क्लियर हो गया, ठीक है। आपसे इसमें और एग्जाम्पल पूछा जा सकता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या हो सकता है, आपको कहा जाए कि R इक्वल ये है, ये दे दिया आपको, ठीक है। वर्ण का क्रम बताइए। ऐसे क्वेश्चन पूछे हुए, क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि वर्ण का क्रम बताइए, वर्ण का क्रम बताइए। तो R इक्वल बताओ, सॉरी इसका वर्ण क्रम, अभी अब हमें यहाँ पर केवल वर्ण का क्रम चाहिए था, ठीक है। तो वर्ण क्रम क्या हो जाएगा, अब इसके लिए 6 बच्चों किसके लिए आ रहा है बच्चों, नीला। तो आप वर्ण क्रम बताओगे, नीला आएगा पहले, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या है, 4 बच्चों किसके लिए है ना, 4 किसके लिए, पीला। तो आप लिखोगे पीला। ऐसा क्वेश्चन पूछे हुए हैं, दो बार यहाँ पर बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। फिर है गुणांक 10 की घात 7, 7 वाला किसके लिए, बैंगनी। तो आप लिखोगे यहाँ पर क्या, बैंगनी। फिर आ रहा है क्या, 5%। तो 5% किसके लिए होता है, सुनहरा। तो आप लिख सकते हो क्या, सुनहरा। एक प्रतिरोध पर 2 रंग भी हो सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है तीनों चारों रंग अलग अलग ही हो। यहाँ पर हो सकता है सुनहरा भी हो सकता है। यहाँ पर मैं अगर 10 की घात -1 लिख दूँ, 10 की घात -2 लिख दूँ, तो मैंने ऊपर बताया था उनका भी हम उपयोग यहाँ पर कर सकते हैं। तो बच्चों इस तरीके के यहाँ पर एग्जाम्पल बनते हैं। बुक में ऐसे कोई एग्जाम्पल दिया हुआ है कि नहीं, ये मैंने अभी तक नहीं देखा। चलो दिया हुआ है, देखो एक एग्जाम्पल नंबर 5.5 इसका दिया हुआ है ना। R इसका दिया हुआ है कितना, 62 × 10 की घात 3 ओम। इसमें वर्ण क्रम इसका पूछा गया है, और कहा है कि ये ±5% इसकी संहिता दी हुई है। कहा है कि वर्ण कोड के मान क्रम से लिखिए। तो बहुत ही सिंपल है, पहला क्या है भाई, नीला, नीला। दूसरा कौन सा होगा, भूरा, है ना। दूसरा देख लीजिए, 2 है तो लाल। दूसरा क्या होगा, लाल। यहाँ पे क्या आएगा, लाल।
ठीक है। तीसरा 10 की घात 3, 10 की घात 3 किसके लिए आ रहा है बच्चों? नारंगी। तो अगला क्या होगा? नारंगी, ठीक है। और फिर क्या है? सुनहरा। तो ये बच्चों इसका आंसर हो गया। तो ये था बच्चों क्या? कार्बन प्रतिरोध। और हम कार्बन प्रतिरोध के लिए किस तरीके से कार्बन प्रतिरोध का मान ज्ञात करते हैं, ये किस तरीके का दिखाई देता है, ठीक है। ये सब बातें मैंने आपको अच्छे से समझा दी यहाँ पर, ठीक है। कल हम यहाँ पर पढ़ेंगे क्या? प्रतिरोध की या प्रतिरोधकता की तापमान पर निर्भरता, क्योंकि ये थ्योरेटिकल है और ये अभी लेक्चर लंबा खिंच जाएगा, ठीक है। एक दिन में आप इतना नहीं कवर कर पाओगे, ठीक है। तो मैं उसी को आगे करवाऊंगा कल, ठीक है। हो सकता है कल अपन कुछ प्रतिरोध के संयोजनों को भी पढ़ लें, ठीक है। तो अब आपका थोड़ा इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा, क्योंकि अभी तक हमने थ्योरेटिकल पोर्शन ही किया है। अब हम जो है आगे करेंगे क्या? कुछ थ्योरेटिकल जिसमें न्यूमेरिकल बनते हैं, सर्किट वाले क्वेश्चंस हम यहाँ पर अब सोल्व करने वाले हैं, मतलब टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, ठीक है। अगर मेरा चैनल आपको, अगर कोई नए स्टूडेंट है मेरे, ठीक है, जो इस पर आए हैं, ठीक है, तो अगर उनको अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और शेयर भी करिएगा, ठीक है। थैंक यू।